जय हिंद दोस्तों। हाल ही में नालंदा यूनिवर्सिटी का भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा फिर से एक उद्घाटन किया गया। आज इस वीडियो में हम पूरे तरीके से जानेंगे नालंदा महाविहार नालंदा यूनिवर्सिटी के एक एक तथ्य को। क्या वाकई में इस नालंदा यूनिवर्सिटी को बख्तियार खिलजी ने तबाह किया था या दो ब्राह्मणों ने इसमें आग लगाई थी? आज हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आपसे बात करेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी के इस 1500 साल के एक इतिहास को लेकर के। दोस्तों, अगर हम बात करें 7वीं शताब्दी के एक चीनी यात्री हेनसांग की, तो वो अपनी किताबों में नालंदा महाविहार का कुछ इस तरीके से वर्णन देते हैं। वो कहते हैं कि पूरा विहार ईंटों की एक दीवार से घिरा हुआ था और इसका एक ऐसा दरवाजा था जो सीधा वहां के शिक्षा केंद्र की तरफ जाकर के खुलता था, जहां 8 बड़े बड़े हॉल बने हुए थे और नालंदा महाविहार की जो इमारतें थीं वो आकाश को छूती हुई प्रतीत होती थीं, जहां पर एक 9 मंजिला पुस्तकालय भी था, जहां 90 लाख से ज्यादा किताबें मौजूद हुआ करती थी। आखिर कैसे इतनी बड़ी इस यूनिवर्सिटी, आखिर कैसे इतने बड़े इस महाविहार का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, इस वीडियो में हम जानेंगे एक एक करके। दोस्तों, इतिहासकारों का यह मानना है कि नालंदा महाविहार इतना विशाल था कि हमलावरों के आग लगाने के बाद भी उसमें जो आग थी वो लगातार 3 महीनों तक सुलगती रही थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि दुनिया के सबसे बड़े इस शिक्षा केंद्र को इस तरीके से जलाने वाला राक्षस कौन था? क्या वो जो 2 ब्राह्मण जिनका जिक्र हमने इस वीडियो के पहले किया, या फिर दोस्तों एक तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी? दोस्तों, हाल ही में 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी की नई इमारत का गठन या उद्घाटन किया गया और इस उद्घाटन के साथ ही पूरे देश में नालंदा यूनिवर्सिटी में रुचि लेने वालों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। अब चूंकि हमारा विषय इतिहास है तो हमें लगा कि क्यों ना इस मुद्दे पर एक विस्तृत चर्चा आपके साथ डिस्कस की जाए। दोस्तों, नालंदा यूनिवर्सिटी को पुनर्जीवित करने का जो सपना था वो भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का था। इनके साथ अमर्त्य सेन भी हुआ करते थे। दोस्तों, किन्हीं कारणों ये प्रोजेक्ट उस टाइम से अधूरा रह गया और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को इस नालंदा महाविहार की इस नए भवन का उद्घाटन किया। अधिकतर जो इतिहासकार हैं उनका ये मानना है कि 1190 के दशक में एक तुर्क अफगान सैन्य जनरल था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। उसने इस विश्वविद्यालय को आग के द्वारा नष्ट कर दिया था या इसको लूटपाट के द्वारा विनष्ट कर दिया था। लेकिन दोस्तों, हाल ही में सोशल मीडिया या अन्य प्लेटफॉर्म पर ऐसे कुछ दावे प्रसारित किए जा रहे हैं जिनमें यह कहा जाता है कि इस यूनिवर्सिटी को बख्तियार खिलजी ने नहीं बल्कि 2 ब्राह्मणों ने जलाया था। आइएगा जानते हैं इस पूरे इतिहास को एक एक करके। दोस्तों, हम नालंदा महाविहार या नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करें तो ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार या पुरातात्विक स्रोतों के अनुसार हम बात करें तो 427 ईस्वी में गुप्त वंशीय शासक कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा के तौर पर या नालंदा के रूप में दुनिया की सबसे पहली हॉस्टल फैसिलिटी वाली यानी आवासीय यूनिवर्सिटी, आवासीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और साथ ही कुमारगुप्त के समय इसका जो नाम था वो नालंदा महाविहार रखा गया था। दोस्तों, गुप्त काल में कुमारगुप्त के अलावा अन्य शासक जैसे बालादित्य थे, तथागत गुप्त थे, इन लोगों ने भी क्या किया था, नालंदा महाविहार का निर्माण आगे कराया गया। और गुप्त वंश के शासक जब नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी का निर्माण करवा रहे हैं तो आपको एक चीज और मैं बैकग्राउंड में लेके चलूंगा। याद होगा आपको कि कुषाण वंशीय शासक कनिष्क के टाइम पर बौद्ध धर्म जो है वो हीनयान और महायान 2 महान संप्रदायों में बढ़ चुका था। दोस्तों, इस नालंदा यूनिवर्सिटी को महायान बौद्धों का ऑक्सफोर्ड भी कहते हैं। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। 6वीं शताब्दी तक नालंदा एक बड़े शिक्षा केंद्र के तौर पर विकसित हो गया था और धीरे धीरे 8वीं और 9वीं शताब्दी में दोस्तों पाल वंश के शासकों ने भी नालंदा को अपना संरक्षण प्रदान किया था, जिसके कारण नालंदा महाविहार को दुनिया भर में पहचान मिली थी। दोस्तों, 12वीं शताब्दी के अंत तक यानी लगभग 800 साल तक नालंदा महाविहार क्या रहा, फलता फूलता रहा और अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचता रहा।
एक मान्यता के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि भारतीय गणित के जनक आर्यभट्ट के बारे में कुछ विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि वे भी लगभग 6वीं शताब्दी की शुरुआत में नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख के तौर पर जाने जाते थे। आपने एक बुक का नाम सुना होगा, इतिहासकार ए एल बाशम साहब की पुस्तक है द वंडर दैट वाज इंडिया। इस किताब के माध्यम से बाशम साहब लिखते हैं कि बुजुर्ग संत और मठाधीश उस समय शीलभद्र के नेतृत्व में नालंदा में वेद, हिंदू दर्शन और तर्कशास्त्र के साथ साथ व्याकरण और चिकित्सा शास्त्र जैसी शिक्षाओं को प्रदान किया करते थे। इसके अलावा विद्वानों की बड़ी लंबी लिस्ट है जो कि नालंदा इस यूनिवर्सिटी से जुड़ती है। साथियों, अगर हम बात करें नागार्जुन की, हम बात करें दिगनाग की, या बात करें हम धर्मकीर्ति जैसे महान दार्शनिकों की, तो वो सब इसी विश्वविद्यालय के छात्र रहे हुए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि नालंदा महाविहार इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट लेकर के मैंने आपके सामने रखा, तो कहा जाता है कि नालंदा महाविहार के जो सिक्योरिटी गार्ड होते थे, जो नालंदा महाविहार के द्वारपाल होते थे, वो भी अपने आप में एक गजब के विद्वान थे। नालंदा महाविहार में सिर्फ न केवल बौद्ध छात्र बल्कि कठिन मौखिक परीक्षा पास करने वाले अन्य धर्मों के उम्मीदवारों को या अन्य धर्मों के छात्रों को भी क्या दिया जाता था, प्रवेश दिया जाता था। साथियों, कहते हैं कि नालंदा में चाइना, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया से भी काफ़ी सारे विद्वान थे जो यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। उन्होंने यहाँ के बारे में अपने ग्रंथों में यहाँ की वास्तुकला, यहाँ का माहौल, यहाँ का कल्चर, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की शिक्षण पद्धति और यहाँ के शिक्षकों के बारे में विस्तृत तौर पर अपने ग्रंथों में अपना अनुभव साझा किया हुआ है। ऐसे ही एक विद्वान थे चीनी यात्री ह्वेनसांग, जो कि 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। उन्होंने ये लिखा है कि नालंदा में एडमिशन के लिए एप्लीकेबल जो छात्र होते थे, आवेदन करने वाले जो छात्र होते थे, उनमें से केवल और केवल 20% छात्रों को ही वहां पर प्रवेश मिल पाता था, क्योंकि सबसे पहली जो परीक्षा होती थी वो नालंदा महाविहार के द्वारपालों के द्वारा गेट पर ही ले ली जाती थी। वो द्वारपाल जब किसी विद्यार्थी से धर्म और दर्शन से जुड़े हुए बड़े मुश्किल से मुश्किल सवाल पूछते थे तो 80% विद्यार्थी वहीं से फेल होकर के वापस लौट जाते थे। कहा जाता है कि केवल 20% विद्यार्थी ही नालंदा महाविहार में एडमिशन ले पाते थे। इसके बाद भी उन विद्यार्थियों को 2 अलग अलग स्तर की परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था। दोस्तों, इस विश्वविद्यालय के संचालन के लिए गुप्त वंश के राजाओं ने काफी अनुदान दिए। कहा जाता है कि 100 गांव इन्होंने दान देकर के इस महाविद्यालय को समर्पित कर दिए थे। उन 100 गांव के लोग बारी बारी से इन महाविद्यालयों की पूरे खर्चे की जिम्मेदारी उठाते थे। ह्वेनसांग के बारे में अगर हम बात करें तो ये लगभग 5 साल तक नालंदा में रहे थे, 645 से 600 ईस्वी के आसपास, और ये यहाँ से इतना जबरदस्त मात्रा में बौद्ध ग्रंथ अपने साथ लेकर के गए कि उन बौद्ध ग्रंथों को इनको लादने के लिए 20 घोड़ों की मदद लेनी पड़ी थी। तो इस बात से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन विदेशी यात्रियों या इन विदेशी आक्रांताओं ने भारत के साहित्य, भारत की संस्कृति और भारत की समृद्धि को किस कदर लूटा हुआ है। अब हम बात करते हैं महायान बौद्ध का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इस नालंदा के बारे में। बौद्धों के ज्ञान का सबसे बड़ा सोर्स नालंदा महाविद्यालय माना जाता है। एक चीनी यात्री थे जिनका नाम था सामन हुई ली। उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी द लाइफ ऑफ ह्वेनसांग। तो हमने आपको पहले भी पढ़ाया है कि हुईली ने क्या लिखा था, ह्वेनसांग की जीवनी लिखी थी। उस किताब में इन्होंने लिखा है कि नालंदा का जो भवन था, उसकी जो मीनारें थी वो परी जैसी लगती थी। उसके जो बुर्ज थे वो बहुत सुंदर दिखते थे। उसके जो बहुमंजिला भवन थे, उनके ऊपर जो कमरे बने हुए थे वो ऐसे लगते थे कि वो बादलों को छू रहे हैं। ऐसा वर्णन हुईली ने अपनी इस किताब में या ह्वेनसांग की जीवनी में आपको दिया है। नालंदा विश्वविद्यालय अपने एक विशाल पुस्तकालय जिसका नाम धर्मगंज था, उसके लिए भी प्रसिद्ध था। दोस्तों, इस महाविद्यालय के इस पुस्तकालय धर्मगंज के 3 पार्ट हुआ करते थे। नंबर 1 रत्न सागर, नंबर 2 रत्न रंजक और नंबर 3 हुआ करता था रत्नोदधि। अब इन तीनों में मिलाकर के हस्तलिखित ताड़पत्रों की लगभग 90 लाख पांडुलिपियां यहां पर मौजूद थी। दोस्तों, बात करें
कि इस महाविद्यालय का जो पूरा प्रक्रम था वो किस तरीके से नष्ट हुआ। हमारा मेन टॉपिक आज की इस क्लास में ये रहेगा। एक लेखिका है मुची शरण, इन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा था चेजिंग द मोनेक्स शैडो। इसने इस ग्रंथ में ह्वेनसांग की यात्रा का बड़े विस्तार से वर्णन किया है और मिशी ने इस ग्रंथ में लिखा है कि कोरिया और जापान तक पहचाने जाने वाले इस नालंदा के लिए कि वो विद्वानों से भरा हुआ एक जीवंत स्थान हुआ करता था, जहां पर सेमिनार, जहां पर शिक्षण, जहां पर वाद विवाद में व्यस्त बौद्ध धर्म के बारे में भी सभी गहन विचारों की खोज और विश्लेषण नालंदा में किए जाते थे। साथ ही दोस्तों हम बात करें एक तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा की। उन्होंने नालंदा के बारे में कहा था कि हमारे पास जो भी ज्ञान है उसका स्रोत नालंदा है। दोस्तों अब मेन मुद्दे पे बात करते हैं कि नालंदा को खिलजी ने जलाया था या ब्राह्मणों ने जलाया था। तो 13वीं शताब्दी तक नालंदा जो है वो लगभग नष्ट हो चुका था। इसके पीछे इतिहासकारों में दो तरीके की थ्योरी मान्य है। नालंदा को खिलजी ने जलाया, एक तरीके की थ्योरी ये बात करती है। नालंदा को ब्राह्मणों ने जलाया, एक तरीके की थ्योरी ये बात करती है। आपको हम बात करेंगे सबसे पहले बख्तियार खिलजी के कॉन्सेप्ट पर। इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट था, ये सब इस्लाम के प्रचारक थे। जितने भी तुर्क अफगान भारत में आए वो सब इस्लाम के प्रचारक थे। अब इस्लाम को चुनौती देने की वजह से तुर्की सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा महाविहार को नष्ट करवाया था। ये बात हमें 12वीं सदी के एक इतिहासकार मिनहाज उस सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात नासिरी में लिखा है। उन्होंने कहा है कि साल 1192 में एक तुर्की सैन्य कमांडर बख्तियार खिलजी ने 200 घुड़सवारों के साथ बिहार में एक किले पर आक्रमण किया और उस किले में बहुत से ब्राह्मण थे जो अपना सिर मुड़ा करके वहां रहते थे। उन सभी ब्राह्मणों को खिलजी के द्वारा मार डाला गया। किले से उस समय खिलजी को कई सारी किताबें मिली जिन्हें पढ़कर उसे यह पता चला कि असल बात में ये कोई किला नहीं है बल्कि एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, एक बड़ा महाविद्यालय है और इसे विहार कहा जाता है। इस कारण से इस्लामिक चुनौती को समाप्त करने के लिए तबकात नासिरी या मिनहाजुस सिराज की इस पुस्तक को अगर हम सोर्स मानते हैं तो इसमें कहा गया है कि इस पूरे विश्वविद्यालय को जलाने का काम बख्तियार खिलजी ने किया। तिब्बती बौद्ध भिक्षु धर्म स्वामिन ने 1236 ईस्वी में नालंदा की यात्रा की थी। उनके मुताबिक तुर्की जो हमलावर थे उन्होंने बिहार के बौद्ध मठों और विहारों को लूटा था, मठों के पत्थरों को गंगा में फेंक दिया था और किताबों और ग्रंथों का भी यही हाल था। इनके अनुसार अप्रोक्स 1235 तक लगभग नालंदा क्या हो चुका था, उजड़ चुका था। अब ब्राह्मणों और बौद्धों के बीच विवाद होने के बाद दो ब्राह्मणों ने आग लगाई थी, ये हमारी दूसरी थ्योरी बताती है। अगर हम बात करें इस दूसरी थ्योरी के बारे में तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि तिब्बती धर्मगुरु लामा तारानाथ के मुताबिक, ये कॉन्सेप्ट आपके सामने मैं रखने का प्रयास करूंगा। तिब्बती लामा तारानाथ के मुताबिक दो ब्राह्मण साधुओं और बौद्ध भिक्षुओं में एक विवाद हुआ था। बाद में ब्राह्मण साधुओं ने तंत्र सिद्धि हासिल करके नालंदा पुस्तकालय के इस महाविहार को जला दिया था या नालंदा के इस महाविहार में अंतर्गत जो पुस्तकालय था उसको जला दिया था। यही बात हमें सुम्पा खानपो की किताब पग जब सोन से भी दिखाई देती है। उस किताब में अगर हम किताब के पूरे नाम की बात करें तो पग सम जोन जैंग, इस किताब में उन्होंने भी कुछ इस तरीके का वर्णन दिया है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें आधुनिक तकनीक के आधार पर, डॉक्टर रुचिका एक मध्यकालीन इतिहासकार हैं। उन्होंने मध्यकालीन इतिहास पे काफी रिसर्च किया हुआ है। उनका हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। डॉक्टर रुचिका इसमें यह कहती हैं कि नालंदा को जलाना तो दूर की बात है, खिलजी ने नालंदा को हाथ तक नहीं लगाया था। अब डॉक्टर रुचिका ने हमारी इस कहानी में पूरे तरीके से एक नया ट्विस्ट पैदा कर दिया। डॉक्टर रुचिका जो कि मध्यकालीन इतिहासकार हैं, वो कहती हैं कि नालंदा महाविहार को खिलजी ने हाथ तक नहीं लगाया था, खिलजी ने इसको नष्ट नहीं किया था, जिसके लिए उन्होंने अपने दो थ्योरी हमारे सामने प्रस्तुत की है। इनका सोशल मीडिया पे आपको एक यूट्यूब पे वायरल वीडियो दिखेगा। इन्होंने क्या कहा है अपनी पहली थ्योरी में कि खिलजी ने नालंदा को ध्वस्त नहीं किया था। ये कहती है कि खिलजी के द्वारा ओदंतपुरी विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया था। अगर हम बात करें मिनहाजुस सिराज
जुजाजी की किताब में मिनहाज सिराज जुजानी की एक किताब आपको मिलती है जिसका नाम है तबकाते नासिरी। उसमें खिलजी ने एक विहार पर आक्रमण का जिक्र मतलब उसमें ये जिक्र मिलता है कि खिलजी ने आक्रमण किया था, लेकिन नालंदा का नाम मिनहाज सिराज की किताब में नहीं है। ये बात क्लियर की है डॉक्टर रुचिका शर्मा ने। अब बात यह है कि मिनहाज एक जगह उदंत विहार नाम बताते हैं, इसलिए हम जितने भी इतिहासकार हैं जिसमें इंक्लूडिंग जदुनाथ सरकार इसकी पहचान उदंतपुरी मठ के रूप में पहले ही कर चुके हैं और ये नालंदा से काफी दूर पड़ता है। तो पहली थ्योरी में दम निकलता है। अगर बात करें इनकी दूसरी थ्योरी की तो ये कहती हैं डॉक्टर रुचिका शर्मा कि खिलजी की मौत के 28 साल बाद हुआ था नालंदा महाविहार पर हमला। 1234 ईस्वी में भारत आए तिब्बती बौद्ध भिक्षु धर्म स्वामी, जिनका जिक्र हम इस वीडियो में पहले भी कर चुके हैं, उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में एक बात लिखी कि मठों पर खिलजी के हमले का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है, लेकिन स्पेसिफिक नालंदा का जिक्र नहीं करते। उन्होंने ये कहा है कि खिलजी के आक्रमण तो हुए, लेकिन स्पेसिफिक वो खिलजी का आक्रमण क्या नालंदा पर हुआ ऐसा धर्म स्वामी ने भी नहीं लिखा है। दोस्तों, हालांकि अगर हम धर्म स्वामी की बात करें तो एक अटैक का जिक्र जरूर धर्म स्वामी ने किया है, जो तुरुस्कों के द्वारा 1234 ईस्वी में किया गया था और तब तक बख्तियार खिलजी को मरे हुए 28 साल हो चुके थे। तो डॉक्टर रुचिका शर्मा की दोनों ही थ्योरी बड़े काम की हैं। अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। मुद्दा यह है, क्या नालंदा को फिर ब्राह्मणों ने ही जलाया था? क्या नालंदा को फिर ब्राह्मणों ने ही जलाया था? तो इस पर भी हम डॉक्टर रुचिका शर्मा के आधार पर बात करते हैं। वो कहती हैं कि नालंदा महाविहार में अग्निकांड हुआ था, इस बात के आर्कियोलॉजिकल प्रूफ भी हमें मिलते हैं। ऐसे में अगर नालंदा को खिलजी तुर्कों या तुर्स्कों ने नहीं जलाया तो फिर किसने जलाया? इसके लिए भी रुचिका शर्मा ने दो थ्योरी दी है। पहली थ्योरी में वो बताती हैं कि ब्राह्मणों ने ही नालंदा में क्या लगाई थी? आग लगाई थी। 17वीं शताब्दी में तारानाथ ने भी ये बात लिखी है कि काकुट सिद्धा ने श्री नालेंद्र अर्थात नालंदा को बनवाया था और इसके उद्घाटन पर एक भव्य आयोजन का प्रस्ताव रखा और एक भव्य भोज रखा था। इस भोज में 2 तीर्थयात्री यानी ब्राह्मण भी आए हुए थे। अब चूंकि वहां बौद्धों का वर्चस्व पहले था और उसमें 2 तीर्थयात्री के तौर पर ब्राह्मण शामिल हो गए थे। कुछ बौद्ध भिक्षुओं ने मजाक के स्वरूप उन पर क्या कर दिया था? पानी फेंक दिया था। उन ब्राह्मणों से एक ब्राह्मण बहुत ज्यादा चिढ़ गया, नाराज हो गया, जिसने ये बात ठान ली कि वो सिद्धि प्राप्त करेगा और इस बात का बदला जरूर लेगा। इसके लिए उन्होंने 12 साल की समाधि ली और सूर्य से सिद्धि प्राप्त की। इसके बाद दोनों ब्राह्मणों ने मिलकर एक यज्ञ किया और उसकी राख नालंदा में फेंक दी थी। इससे लगी चमत्कारी आग जिसमें 84 बौद्ध केंद्र जलकर राख हो गए। ये रुचिका शर्मा की पहली थ्योरी बताती है। दोस्तों, यही रुचिका शर्मा की दूसरी थ्योरी पे बात करें तो वहां इन्होंने लिखा है कि किसी आकस्मिक अग्निकांड से जल गई थी नालंदा यूनिवर्सिटी। वो बताती हैं कि एक दिन अचानक आग लगने से नालंदा नष्ट हुई थी। इस बात के बारे में अगर हम ज्यादा अंदर तक जाने की कोशिश करें तो नालंदा की जब खुदाई की गई, उस खुदाई से भी हमें यह पता चला कि वहां के जो बंद कमरे थे उनमें रसोई थी, खाना पकाया जाता था। बौद्ध भिक्षु वहां पर खुले हुए लैंपों का प्रयोग करते थे, जिनसे आग लग जाना काफी आम बात है और स्वाभाविक सी बात है। खुदाई के दौरान 1003 ईस्वी का एक शिलालेख भी हमें यहां से मिला है, जिसमें स्पष्ट जिक्र है कि एक बड़े अग्निकांड के कारण क्या हुआ था? नालंदा महाविहार नष्ट हुआ था या यहां पर एक बड़ा भीषण अग्निकांड हुआ था। अब इतिहासकारों की माने या विद्वानों की माने तो दोनों कहानियों में बड़ा ट्विस्ट पैदा हो गया। अभी तक इस वीडियो में हम ना तो इस कंक्लूजन पे निकले कि इस यूनिवर्सिटी को ब्राह्मणों ने जलाया था कि इस यूनिवर्सिटी को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था, लेकिन दोस्तों नालंदा यूनिवर्सिटी इतनी विशाल यूनिवर्सिटी थी, क्योंकि अब इस वीडियो में मैं इसके निष्कर्ष पे ही बात करूंगा। वो इतनी विशाल यूनिवर्सिटी थी कि वो एक दिन में समाप्त होने वाली नहीं थी। 9वीं 10वीं शताब्दी में उसके पतन के चिन्ह हमें दिखाई देना शुरू होते हैं और एक लंबी प्रोसेस के द्वारा उसको नष्ट किया गया था। अब बात करते हैं मेन बिंदु। हमारे पास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लेख, क्योंकि वो भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे, और उनके कुछ भाषणों का हवाला देते हुए एक पत्रकार दिलीप मंडल जी
जो कि सोशल मीडिया पर इस बात का हवाला देते हैं, वो कहते हैं कि बाहर से आए हुए मुस्लिम शासकों ने नालंदा, विक्रमशिला, जगदला और उदंतपुरी जैसे यूनिवर्सिटीज को लूटा था और तमाम प्रकार के बौद्ध मठों को क्या किया था, नष्ट किया था। और मुस्लिम इतिहासकार जितने भी हुए, उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया है कि कैसे मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत के बौद्ध धर्म को नष्ट किया, भारत के बौद्ध भिक्षुओं को नष्ट किया, भारत के बौद्ध विहारों को नष्ट किया। 1197 में बिहार पर हमले का जिक्र करते हुए एक इतिहासकार विंसेंट ऑर्थर स्मिथ, जिनकी पुस्तक द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, उसमें इन्होंने क्लियरली ये लिखा हुआ है, इस अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इस बात का जिक्र किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, नालंदा से जुड़ी एक और थ्योरी हमारे सामने आती है कि बख्तियार खिलजी के सैनिकों ने क्या लगा था कि बौद्ध यूनिवर्सिटी जो है वो इस्लाम की शिक्षाओं से प्रतिस्पर्धा का केंद्र है, वो इस्लाम की शिक्षाओं का प्रसार नहीं होने देगी, इस कारण से उन्होंने इसको नष्ट कर दिया था। इस बात के आर्कियोलॉजिकल स्वरूप में अगर हम जाने का प्रयास करें तो एस.डी. सांकलिया साहब, जिन्होंने 1934 में अपनी एक किताब में लिखा था कि नालंदा का जो परिसर था वो एक किले जैसा दिखाई देता था, इसकी समृद्धि पूरी दुनिया भर में फैली हुई थी और इस पर हमला करना एक पॉलिटिकल साजिश भी हो सकती थी, एक राजनीतिक चाल भी हो सकती थी। तो इन इतिहासकारों या इन शोधकर्ताओं ने बख्तियार खिलजी को ही इसके पतन का जिम्मेदार माना। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे नोबेल प्राइज विजेता नालंदा विश्वविद्यालय की, जो फाइनली अंतरिम गवर्निंग बॉडी थी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर अमर्त्य सेन। 8 जनवरी 2011 को इन्होंने द हिंदू में एक लेख पब्लिश किया था जिसका टाइटल था नालंदा और विज्ञान की खोज। उस लेख के माध्यम से इन्होंने ये लिखा है कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की शुरुआत के तुरंत बाद और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की शुरुआत से तुरंत पहले यानी 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में अफगानों ने नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट कर दिया था। इसके अलावा दोस्तों, नालंदा के ऑनसाइड म्यूजियम, जो कि वहाँ म्यूजियम बना हुआ है, उसके एक डायरेक्टर हैं शंकर शर्मा। उनके मुताबिक नालंदा पर हमला क्यों हुआ, इसका निश्चित और सही कारण बता पाना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन एक बात पक्की है कि नालंदा पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बार हमले हुए थे। सबसे पहले इस पर हूणों का हमला हुआ था। दोस्तों, 5वीं शताब्दी में मिहिरकुल के शासनकाल में हूणों ने इस पर पहला हमला किया था और हूणों का मकसद केवल और केवल, क्योंकि ये किले जैसा दिखता था, तो नालंदा में ओनली फॉर लूटपाट करना था। इसके बाद गौड़ों का हमला हुआ। दोस्तों, आपको याद होगा गौड़ शासक शशांक के बारे में आपने सुना होगा। वो बौद्ध धर्म से बहुत ज्यादा चिढ़ता था, जिसने बोधि वृक्ष को भी कटवा करके गंगा में फेंकवा दिया था। 7वीं शताब्दी के दौरान बंगाल के गौड़ राजा, जो कि शैव धर्म के संप्रदाय से रिलेटेड थे, हिंदू संप्रदाय से रिलेटेड थे, उनके और बौद्धों के बीच बढ़ते हुए इस विरोध के कारण उन्होंने भी इस पर हमला किया था। और अब बात करते हैं तीसरे हमले की, जो कि बख्तियार खिलजी का था। सबसे बड़ा हमला 1193 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद दोस्तों, नालंदा तबाह हो गया था। बौद्ध शिक्षा के प्रति लोगों में उत्साह कम हो गया था। किसी भी शासक ने उसके बाद नालंदा को फिर से स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। सीधे शब्दों में हम बात करें तो उसको राजकीय संरक्षण मिलना कम हो गया था और धीरे धीरे फिर नालंदा पतन की स्थिति में आ गया था। दोस्तों, नालंदा के जो खंडर हैं वो आज भी अपनी उस पूरी पीड़ा की कहानी बयान करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर आक्रमण किया, तब तक भारत में बौद्ध धर्म जो है वो लगभग पूरी तरह से खत्म होने की स्थिति में भी आ चुका था, क्योंकि आपको याद होगा कि 8वीं-9वीं शताब्दी में ही शंकराचार्य जैसे व्यक्तित्व आए और जिन्होंने क्या दिया था, भक्ति आंदोलन का संदेश दिया था। बौद्ध धर्मों को शास्त्रार्थ में पराजित करने के बाद उन्होंने क्या किया, इस बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग भी प्रशस्त किया। इसके अलावा दूसरा पहलू, बौद्ध धर्म की खुद की जो ब्रांचेस थी, तंत्रयान, वज्रयान, सहजयान, जो कि तंत्र विद्या के ऊपर डिपेंड थी, उन्होंने भी बौद्ध धर्म के मार्ग को पतन की ओर ले जाने का काम किया था। दोस्तों, इसके बाद जो पाल राजवंश था वो भी लगभग 9वीं-10वीं शताब्दी तक समाप्त हो लिया था, जो कि बौद्धों के इस यूनिवर्सिटी को क्या दिया था, संरक्षण देता रहता था। अगर हम बात करें इस अचानक तबाह ना होने वाली यूनिवर्सिटी के लिए, तो कई सारे कारणों को गिन सकते हैं। राजाओं के द्वारा
संरक्षण मिलना कम हो गया, तो भी विद्यार्थियों का आना वहाँ कम हो गया, स्कूल का मैनेजमेंट चलाना मुश्किल हो गया। इसके अलावा लगातार आक्रमण होते रहे। इसके अलावा दोस्तों धार्मिक संप्रदायों की भी इसको आपसी जो विरोध था समाप्त करने में महती भूमिका रही थी।